नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान पे, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी का सेट नंबर 8। सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी है क्या? सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी अकाउंटेंसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर, कॉमर्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले 1500 एमसीक्यू का ऐसा संग्रह है, 1500 अकाउंटेंसी एमसीक्यू का ऐसा संग्रह है जहां पर आपको आइडिया लगेगा कि कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका ट्रेंड क्या होता है, उनकी लैंग्वेज क्या होती है और कौन से कंसेप्ट से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछना पसंद करता है। ये जो 1500 एमसीक्यू है उसको मैंने 30-30 एमसीक्यू का एक सेट बना रखा है। ऐसे करके आपको 50 सेट बना रखे हैं। टोटल मिलाकर 1500 एमसीक्यू ऐसे हो जाएंगे। इन 1500 एमसीक्यू की हमने 70 जीएसएम पेपर के ऊपर आपके लिए बुक भी बना रखी है। अगर आप चाहो तो उस बुक का ऑर्डर कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन कॉमर्स प्रेप के ऊपर जाकर, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं आपको डायरेक्टली ही लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक पे जाके आप डायरेक्टली इस बुक को परचेज कर सकते हो। बुक की जो प्राइस रहने वाली है वो 399 है अभी के लिए, इन फ्यूचर में भी इंक्रीज हो सकती है। और बात करते हैं हम इसकी, ये मैंने आपको डिटेल दे दी है बुक के लिए। बात करते हैं हम इसके वीडियो कोर्स की, तो देखिएगा इसका वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि हर एक क्वेश्चंस का हम आपके साथ डिटेल के अंदर डिस्कस करें, डिटेल के अंदर अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो आप इसका वीडियो कोर्स ले सकते हो। वीडियो कोर्स के अंदर सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी वीडियो कोर्स के अंदर टोटल 1500 एमसीक्यू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन 1500 एमसीक्यू में से स्टार्टिंग के मैंने कहा था ना कि भाई 30 एमसीक्यू है, 10 एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन आपको YouTube के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा और 20 एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो कोर्स के अंदर अवेलेबल होगा। तो यदि आप चाहते हो कि आप पूरे 30 एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो जरूर से वीडियो कोर्स को चेकआउट कीजिएगा। बुक की और वीडियो कोर्स की डिटेल मैंने सेपरेट एक वीडियो में अच्छे तरीके से दी हुई है। उसका भी लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट के अंदर दे दिया है, फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर दे दिया है। तो जरूर से पहला जो पिन कमेंट है उसको चेकआउट कीजिएगा और उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप बुक का ऑर्डर कर सकते हो या फिर वीडियो कोर्स भी आप ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी, जहां पर कॉमर्स के 1500 एमसीक्यू का एक खजाना है, जहां पर 1500 कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और 1500 कंसेप्ट को क्लियर करते करते जब आप खुद के नोट्स बनाओगे तो लगभग 4 से 5000 वन लाइनर नोट्स आपके बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है, द टर्म ब्लॉक कैपिटल इज यूज्ड फॉर। अब देखो ब्लॉक कैपिटल जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन था। परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए या फिर फिक्टिशियस एसेट्स के लिए। ब्लॉक कैपिटल का यूज कहां पर होता है, यह सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो सही हो जाएगा, वरना तो एग्जामिनर ट्राई करेगा ही करेगा कि यह क्वेश्चन आपके गलत हो जाए। परमानेंट वर्किंग कैपिटल के रूप में, परमानेंट वर्किंग कैपिटल में भी आप सोचते हो कि यार कहीं ना कहीं मेरी कैपिटल ब्लॉक हो गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि वापस से वो रुपया आपको मिलता नहीं है ना, बाईबैक जब तक कंपनी नहीं करती तो भी आप सोचते हो कि यार मेरी कैपिटल कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई होगी। फिक्स्ड एसेट्स जब आप परचेज करते हो तो वहां पर भी आपको लगता है कि यार मेरी एसेट्स, मेरी कैपिटल ब्लॉक हो गई है। और फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे खर्चे जो पहले हो चुके हैं, अब आप उनको सिर्फ राइट ऑफ कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यहां पर मेरी कैपिटल ब्लॉक हो गई है। यह जो ऑप्शन होते हैं ना,
यह है एग्जाम के ऑप्शन, जहां पर आपको हर एक ऑप्शन के अंदर एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा और कहेगा कि यार ये भी आंसर टिक कर दे, ये भी आंसर टिक कर दे, ये भी आंसर टिक कर दे और ये भी आंसर टिक कर दे। बट हमको तो अगर यहां पर तो कोई कंसेप्ट तो है नहीं, यहां पर तो टू द पॉइंट है कि भाई एनसीईआरटी की बुक के अंदर, ऑथेंटिक बुक्स के अंदर ब्लॉक कैपिटल वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, जिसके लिए यूज किया गया है वो हम टिक कर देंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। आई बात समझ? यहां पर आप एग्जामिनर से जिद बहस नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं देखो परमानेंट वर्किंग कैपिटल में भी तो क्या हो रहा है, ब्लॉक कैपिटल ब्लॉक हो रही है, फिक्टिशियस एसेट में भी तो देखो क्या हो रही है, कैपिटल ब्लॉक हो रही है, फिक्स्ड एसेट्स में भी तो क्या हो रही है, कैपिटल ब्लॉक हो रही है। नहीं, यहां पर आपकी जिद बहस का जो कहते हैं ना उसमें समझदारी नहीं है। ब्लॉक कैपिटल टर्म आपकी बुक्स में किसके लिए यूज किया हुआ है वो आपके लिए डायरेक्ट आंसर होगा, और ब्लॉक कैपिटल जो यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए है। ब्लॉक कैपिटल वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए ब्लॉक कैपिटल वर्ड यूज किया गया है। अब देखिएगा इसका मैं आपको एक ऑथेंटिक आंसर बताता हूं। यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ही वेबसाइट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में फिक्स्ड एसेट्स के लिए कहा गया है कि फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। नीचे लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस इन द बिजनेस, सच एसेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पर्पस फॉर रीसेल। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको आप बिजनेस में एक लंबे समय के लिए रखते हो, आप उनको गुड्स की तरह वापस से रीसेल करने के पर्पस से नहीं खरीदते हो, जैसे कि लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हुए। समटाइम द फिक्स्ड ब्लॉक या ब्लॉक कैपिटल, देखो दो वर्ड यहां पर इन्होंने यूज किया है। अगर कहे भाई फिक्स्ड ब्लॉक वर्ड किसके लिए यूज होता है, या फिर कहे कि ब्लॉक कैपिटल वर्ड किसके लिए यूज होता है, तो वो किसके लिए यूज होता है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज होता है। ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। एग्जामिनर आपको ऑप्शन भी ऐसे ही देगा जहां पर आप क्वेश्चन को क्या करो, गलत कर दो। ये क्वेश्चन हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर पूछा था। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स मेरी जान, जरूर से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम आपके साथ ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। द टर्म ब्लॉक कैपिटल, द टर्म ब्लॉक कैपिटल इज यूज्ड फॉर, ब्लॉक कैपिटल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, और यहां पर केवल और केवल 34 स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। केवल और केवल 34 स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है, बाकी सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर क्या दिया है, गलत दिया है। तो द ब्लॉक कैपिटल आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा इन चीजों को कि भाई ब्लॉक कैपिटल या फिर फिक्स्ड ब्लॉक, ब्लॉक कैपिटल या फिर फिक्स्ड ब्लॉक वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज किया जाता है। ये चीज आप अपने नोट्स में जरूर से लिख लीजिएगा, अगली बार एग्जाम के अंदर कभी आ गई तो आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टर्म कंपोनेंट ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, देखो भाई लेबर की जो सबसे पहले तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर लिखा हुआ है टाइम एंड प्राइस वेरिएंस, प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस, रेट एंड क्वांटिटी वेरिएंस, इफिशिएंसी एंड रेट वेरिएंस। थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं, बाद में तो क्या लिखा हुआ है वो तो हमको देखना ही है, क्या होता है वो तो हमको देखना ही है। सबसे पहले तो कॉस्टिंग के अंदर जब भी लेबर को कुछ भी पे किया जाता है तो उस वर्ड को, जो उसकी टर्मिनोलॉजी होती है उसको प्राइस बोलते हैं। आई बात समझ, प्राइस नहीं बोलते हैं उसको, उसको रेट बोलते हैं। लेबर को जो भी पे किया जाता है, लेबर को हो सकता है टाइम रेट से पे हो, लेबर को हो सकता है कि क्या कहते हैं, लेबर को हो सकता है कि भाई ये पर यूनिट के आधार पर यूनिट के आधार की रेट के ऊपर पे हो, तो लेबर को जो पे किया जाता है उसके लिए हम रेट वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर ये जहां पर भी प्राइस प्राइस लिखा हुआ है पहले तो अपन इसको काटेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है लेबर की कॉस्ट, डिपेंड करती है कि लेबर कितना इफिशियंट है। आई बात समझ में, तो यहां पर जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के दो कंपोनेंट हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, इफिशियंसी एंड रेट वेरिएंस, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे।
कॉमर्स मेरी जान टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। देखिएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है लेबर रेट वेरिएंस और एक होता है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। अगर मैंने बात की है रेट की, अगर मैंने बात की है रेट की, तो रेट तो आ जाएगा ब्रैकेट में, ध्यान रखना। तो रेट आ जाएगी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक्चुअल आवर्स से। अगर मैंने बात की इफिशियंसी की, इफिशियंसी का मतलब होता है ना भाई वो कोई बंदा कितना इफिशियंट है, कितने घंटे में काम कर देता है। तो इफिशियंसी रिलेटेड होती है आवर्स से, तो आवर्स आ जाएंगे अंदर, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स और बाहर आ जाएगी स्टैंडर्ड रेट। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, नोट्स में जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू होता है लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशियंसी वेरिएंस मिलकर क्या बनते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस बनता है। तो यहां पर सेकंड में आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है। कहता है कि ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां पर डेबिट क्रेडिट में सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखे जाते हैं और अगर वो बैलेंसेज मैच हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। हो सकता है उसमें एरर हो, उसमें प्रिंसिपल की एरर हो, कंपनसेटिंग एरर हो, फुल एम्बिशन की एरर हो, है ना, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस का मैच करवाने का जो ऑब्जेक्ट होता है वो है कि भाई डेबिट और क्रेडिट की बैलेंस हमारे बराबर है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। तो यहां पर ट्रायल बैलेंस जो प्रकट करता है वो क्या प्रकट करता है, बैलेंसेज ऑफ एरर, एरर ऑफ बैलेंसेज प्रकट करता है। एरर ऑफ ओमिशन ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेंगे, एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेंगे। एरर ऑफ बैलेंसेज अगर आएंगे, एरर ऑफ बैलेंस अगर आएंगे, डेबिट और क्रेडिट की टोटल अगर बराबर नहीं आएगी तो उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसको ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, डिस्क्लोज कर देगा। तो थर्ड के अंदर आंसर क्या रहेगा आपके लिए, डी विल बी योर राइट आंसर। परचेज ऑफ ए मशीनरी ₹4,2000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये मैंने, अगर आपको पता है, लास्ट सेट में ही इसको डिस्कस किया था आपके साथ कि भाई आपने मशीनरी परचेज की, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया। मशीनरी जब परचेज करते हो तो मशीनरी अकाउंट आपको डेबिट करना था, लेकिन आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, है ना। कैपिटल परचेज किसके लिए करते हो आप, गुड्स वगैरह के लिए। आप गुड्स वगैरह को परचेज करते हो तब जाके आप इसको क्या करते हो, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो। तो आपने मशीनरी को एज ए गुड्स ट्रीट कर लिया, तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया। या फिर अगर किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लेते हो तो उस केस में जो एरर होता है वो एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल या सैद्धांतिक अशुद्धि के नाम से जाना जाता है। तो फोर्थ में आंसर क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा। अब देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन विच वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट द परमानेंट करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। देखिएगा, किसी भी बिजनेस को वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है तीन चीजों के लिए, समझिएगा। फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए होगा, परमानेंट करंट एसेट्स जो होती है आपकी उसके लिए चाहिए होता है, और टेम्पररी करंट एसेट्स जो होती है उनके लिए चाहिए होता है। फिक्स्ड जो एसेट्स होती है, फिक्स्ड जो एसेट्स होती है उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मतलब लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू ही फुलफिल करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट में बहुत ज्यादा अमाउंट रखती है। बात आती है परमानेंट करंट एसेट्स की और टेम्पररी करंट एसेट्स की। बात आती है परमानेंट करंट एसेट्स की और टेम्पररी करंट एसेट्स की। जो कंजर्वेटिव पॉलिसी है ना, वो तो सेफ खेलती है। वो क्या खेलती है, सेफ खेलती है, कोई रिस्क नहीं लेती है, कोई रिस्क नहीं लेती है कंजर्वेटिव पॉलिसी। और कंजर्वेटिव पॉलिसी कहता है कि यार आप तो फिक्स्ड एसेट्स को भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से करो। परमानेंट करंट एसेट्स होती है ना, परमानेंट करंट एसेट्स जो होती है ना, उसको भी आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से करो। और टेम्पररी करंट एसेट्स होती है ना, इवन उसको भी आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से करो। मतलब कि अगर आपको कोई छोटा खर्चा भी करना है तो भी आप उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन ले लो। क्यों, क्योंकि अगले महीने फॉर एग्जाम्पल आपकी सेल वगैरह कम हुई और आप उस रुपए को पे नहीं कर पाए,
तो भी आपको दिमाग में हेडेक नहीं लेनी है, आराम से अपना काम करते जाना है। लॉन्ग टर्म लोन लिया है, धीरे धीरे चुक जाएगा। यह अप्रोच होती है कंजर्वेटिव अप्रोच। अग्रेसिव अप्रोच के अंदर क्या बोला जाता है, अग्रेसिव अप्रोच के अंदर क्या बोला जाता है कि यार फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से चलो ठीक है भाई कर लो, है ना, ठीक है, लेकिन हो सके तो उसको भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से कर दो, फटाफट से निपटाओ उसको, क्योंकि ज्यादा दिनों तक ब्याज में रुपया अपने को देना नहीं है, अपने को तो कैसे भी करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। परमानेंट करंट एसेट्स जो होती है या फिर टेम्पररी करंट एसेट्स जो होती है, उसको वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू ही निपटाने की कोशिश करता है। वो ज्यादा लोन, लंबे टाइम के लोन नहीं लेना चाहता है, बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट के खर्चे नहीं देना चाहता है, वो टाइम पर लोन चुका के बिजनेस के प्रॉफिट्स वगैरह को बढ़ाना चाहता है। तो रिस्क टेकर होता है ये कौन होता है, रिस्क टेकर होता है। जो फिक्स्ड एसेट्स को तो चलो फिर भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू करता है, लेकिन वहां पर भी ये चाहता है कि यार किसके थ्रू हो जाए, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू हो जाए। बाकी परमानेंट करंट एसेट्स और टेम्पररी करंट एसेट्स को यह शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू ही करता है। मॉडरेट पॉलिसी, यह इन दोनों का, कंजर्वेटिव पॉलिसी प्लस अग्रेसिव पॉलिसी का क्या होता है, मिक्स रूप होता है। यह फिक्स्ड एसेट्स को तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू करता है, परमानेंट करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू पे करता है, और जो टेम्पररी करंट एसेट्स होती है, शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स होती है, उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू पे करता है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए एक बार इसके नोट्स बना लो। सर आप तो बोलते चले गए, नोट्स बना लो। नोट्स बिल्कुल आपके लिए यहां पर बने हुए हैं। देखो, कंजर्वेटिव पॉलिसी में फिक्स्ड एसेट्स जो होती है, या परमानेंट करंट एसेट्स जो होती है, या टेम्पररी करंट जो एसेट्स होती है, सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू ही, लॉन्ग टर्म फंड्स के थ्रू ही क्या किए जाते हैं, फुलफिल किए जाते हैं। तो लगभग हर चीज के लिए लॉन्ग टर्म फंड होगा। अग्रेसिव पॉलिसी में फिक्स्ड एसेट्स कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फंड के थ्रू हो सकती है, लेकिन यहां पर भी वो ट्राई करता है शॉर्ट टर्म फंड हो, जबकि परमानेंट और टेम्पररी करंट एसेट्स को वो शॉर्ट टर्म फंड के थ्रू फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो ज्यादातर शॉर्ट टर्म फंड का यहां पर उपयोग होता है। मॉडरेट पॉलिसी में फिक्स्ड एसेट्स को लॉन्ग टर्म फंड, परमानेंट करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म फंड और टेम्पररी करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म फंड के थ्रू फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। तो दोनों प्रकार की पूंजी का यहां पर संतुलित उपयोग किया जाता है मॉडरेट पॉलिसी के अंदर। तो तीनों के नोट जरूर से लिख लीजिएगा। इस एग्जाम के अंदर पहली पॉलिसी पूछी गई है, हो सकता है कि अगले एग्जाम के अंदर दूसरी वर्किंग कैपिटल की पॉलिसी पूछ ली जाए। नेक्स्ट देखिएगा, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट एम्फेसाइज टू नीड टू रिकॉग्नाइज इनकम एंड एक्सपेंसेज इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। कि भाई जो आपके इनकम और एक्सपेंसेज है वो सेम अकाउंटिंग पीरियड के मैच होने चाहिए। वो कौन सा कंसेप्ट आपके लिए आता है, वो आता है मैचिंग कंसेप्ट, जहां पर आप उस साल के इनकम को और उस साल के एक्सपेंसेज को आपस में मैच करते हो। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ऑफ टाइप ऑफ अकाउंटिंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यूज। डेबिट एवं क्रेडिट के सिद्धांतों का उपयोग किस प्रकार की लेखांकन प्रणाली में किया जाता है। हर एक अकाउंट के, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट डेबिट होगा, एक इफेक्ट क्रेडिट होगा। यह बात कहां पर कही जाती है, यह बात कही जाती है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। देखो यहां पर आपको एग्जाम की लैंग्वेज से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। यहां पर एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है वो आपको जानने का मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जब इस एमसीक्यू जड़ी बूटी को करके चले जाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन रहता है एग्जाम के अंदर सब कुछ कवर करने के बाद में भी, वो कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं रहेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। कहता है कि when a business is expected to continue indefinitely under which concept it is viewed। जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस को करते समय, स्टार्ट करने पर आप कभी भी ये नहीं सोचते हो कि मेरा बिजनेस अगले साल बंद हो जाएगा। आप हमेशा यही सोचते हो कि मेरा बिजनेस सदियों साल चलता रहेगा। यह जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट कौन सा होता है आपके लिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वो कंसेप्ट कौन सा होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपके लिए होता है।
अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने का मेन ऑब्जेक्टिव किसका होता है? देखिएगा, सबसे पहले आपके होती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जहां पर एंड होती है वहां पर स्टार्ट होते हैं आपके अकाउंट्स। अकाउंटेंसी जहां पर खत्म होती है वहां पर स्टार्ट होती है आपकी ऑडिटिंग। तो वहां पर स्टार्ट होती है आपकी ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? आपके अकाउंट्स जो बने हुए हैं वो सही से बने हुए हैं या फिर नहीं बने हुए हैं। तो अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक करने का जो मेन काम होता है वो किसका होता है? आपकी ऑडिट का होता है। तो यहां पर ऑडिटिंग सही आंसर हो जाएगा। 10th देखिएगा, विच स्टेटमेंट इज प्रोवाइडेड प्रिपेयर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। इसको भी हमने लास्ट सेट के अंदर कवर अप किया हुआ है कि भाई कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उस फाइनेंशियल पोजीशन को उस फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए, कंपनी की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट बनाया जाता है? वो बनाया जाता है बैलेंस शीट। अब देखिएगा, बैलेंस शीट के बारे में मैं कुछ आपको बात बता देना चाहता हूं कि यार देखो, बैलेंस शीट जो होती है ना, सबसे पहले तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, मतलब कि जिस दिन की बैलेंस शीट है ना, उसी दिन की क्या हो रही है? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि बैलेंस शीट केवल और केवल एक पर्टिकुलर डे के लिए बनाई जाती है, तो वहां पर जब बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो एज ऑन या फिर एजेड जैसे शब्दों का यूज आप करते हो। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026, मतलब कि 31 मार्च 2026 की वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2027, मतलब वो 2027 की फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2028, तो मतलब कि वो 31 मार्च 2028 की फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है। तो बैलेंस शीट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैलेंस शीट को केवल और केवल एक पर्टिकुलर दिन के लिए बनाया जाता है, इसलिए यहां पर जो वर्ड होता है वो एज ऑन वर्ड यहां पर यूज होता है। जबकि बात करते हैं हम आपके ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, वो आपके एक पीरियड ऑफ एक पूरे के पूरे पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं P&L फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल के लिए, है ना। वो एक पूरे पीरियड के लिए बनता है, जबकि बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए बनती है। बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटीज को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखना। सॉरी, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज को एक क्रम में प्रस्तुत करेंगे ना, इस क्रम को प्रस्तुत करने को क्या बोला जाता है? मार्शलिंग। यहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई मार्शलिंग क्या है? मार्शलिंग क्या है? बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को किस क्रम में प्रस्तुत किया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्शलिंग। मार्शलिंग के दो तरीके होते हैं। एक होता है लिक्विडिटी के आधार पर, मतलब कि हम सबसे पहले सबसे लिक्विड एसेट्स को करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद में उससे कम लिक्विड एसेट्स को, फिर धीरे धीरे और भी कम लिक्विड एसेट्स को लिखते रहेंगे। ऑर्डर ऑफ परमानेंस, मतलब कि इस बार हम सबसे पहले सबसे ज्यादा परमानेंट जो एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, उसको लिखेंगे, उसके बाद में उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को किस क्रम में, किस ऑर्डर में लिखा जाएगा, यह कौन बताता है? यह बताता है मार्शलिंग कंसेप्ट। तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्शलिंग किसे बोलते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी की, सबसे पहले क्या आता है? सबसे लिक्विड एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और फिर धीरे धीरे फिक्स्ड एसेट आती है, तो उसमें भी फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड और गुडविल। सबसे जल्दी केस में कन्वर्ट होने से लेके सबसे धीरे धीरे केस में कन्वर्ट होने वाली चीजें यहां पर आती रहेगी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहां से कि भाई मार्शलिंग के ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कंसेप्ट में सबसे पहले कौन सी एसेट लिखी जाती है? कैश इन हैंड दे देगा, बिल्स रिसीवेबल दे देगा, लैंड दे देगा, गुडविल दे देगा। और दूसरा आता है मार्शलिंग का तरीका, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहां पर परमानेंट एसेट, सबसे परमानेंट एसेट से सबसे कम परमानेंट एसेट्स, उससे भी कम परमानेंट एसेट्स, उससे भी कम परमानेंट एसेट्स, इस तरीके से यहां पर आपके बुक्स में लिखा, इस तरह से एसेट्स को आपकी बुक्स में लिखा जाता है। तो यहां पर भी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि भाई मार्शलिंग के परमानेंस कंसेप्ट में सबसे पहले कौन सी एसेट्स लिखी जाती है? गुडविल लिखी जाती है, लैंड लिखी जाती है,
केस लिखा जाता है, स्टॉक लिखा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा एमसीक्यू जड़ी बूटी के अंदर हम एक भी फालतू बात नहीं करेंगे, जो भी बातें करेंगे सारा एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाता है वो बातें करेंगे, सभी बातें हम टू द पॉइंट करेंगे। आप सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी का जो डिटेल्ड वीडियो है ना वो एक बार जरूर से देखिएगा। सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी जो बुक है उसके क्या कहते हैं, उसका आप जो सैंपल है वो जरूर से देखिएगा, उसके जो सैंपल है वो जरूर से देखिएगा। अभी जो प्राइस है उसकी 399 है, मे बी इन फ्यूचर इंक्रीज हो सकती है। और जितने भी एमसीक्यू लिए हैं आपके लिए सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू है। एग्जाम ओरिएंटेड का एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू है। एग्जाम की प्रिपरेशन यहां से आपकी होने वाली है, ठीक है ना। तो कहता है कि विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, वो तो हमने पढ़ ही लिया बैलेंस शीट, और साथ में हमने अदर कंसेप्ट भी यहां पर जान ली हैं। पहला कमेंट बॉक्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन जरूर से उसको चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा अभी अगर आप जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कंसेप्चुअल कोर्स जहां पर हमने ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पीडीएफ नोट्स आपको दे रखे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे हैं, वहां से आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की कर सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।